Okay, let's quickly revise what we have done so far and then we will start with the session of the day. हमने कौन सा एक्ट में पढ़ रहे, कौन सा एक्ट पढ़ रहे सेक्शन, या जो भी है CGST एक्ट 2017, इसका सेक्शन 1 क्या था? स्कोप, एक्सटेंड, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी. स्कोप क्या है सर? जहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, विद इन द स्टेट सप्लाई होगा तो CGST HGST दोनों एक्ट लगते हैं. ऑब्वियसली IGST नहीं लगता है. यहाँ पे मुझे बताना है कि ये खाली इंट्रा पे लगता है. एक्सटेंड क्या? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर ने एक हफ्ते के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन अभी आज प्रेजेंट के टाइम पे तो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है. टाइटल ये इसका शॉर्ट टाइटल है, ये लॉन्ग टाइटल नहीं, छोटा सा टाइटल है. CGST एक्ट इज नॉट अ लॉन्ग टाइटल. एंड एप्लीकेबिलिटी वाज 1 जुलाई 2017 फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर 8 जुलाई. ये बात हो गई. सेक्शन 2 में हमने क्या बात करनी है? सेक्शन 2 में हमने बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ने, कुछ हमने पढ़े हैं. जैसे जैसे टॉपिक आगे आगे जाएगा, सिलेबस आगे जाएगा, वी विल कीप एडिंग डेफिनेशन. लेकिन डेफिनेशन 2 टाइप की होती है जो आपको पता होनी चाहिए. एक मीन्स वर्ड से स्टार्ट होती है और एक इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट होती है. जो मीन्स वर्ड से स्टार्ट होती है उसको हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं, और जो इंक्लूड वर्ड से स्टार्ट होती है उसे हम इंक्लूसिव बोलते हैं. जो मीन्स होता है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और इसको थोड़ा रीजनेबली फॉलो किया जाता है. रीजनेबली मतलब आप थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, ऐसा ज्यादा सीरियसली बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 3, 4, 5, 6 जो है वो उसमें GST अथॉरिटीज की बात करेंगे. जब टाइम आएगा तब बात कर लेंगे, अभी हमने उसकी बात नहीं की है. फिर हमने चालू किया है सेक्शन 7. सेक्शन 7 की बात अगर याद आ रही है तो सेक्शन 7 में पहले तो डिवीजन हमने किया था सेक्शन ना, दिस इज लार्जली आपका ऐसा डिवीजन हुआ है. सेक्शन 7(1), दूसरा सेक्शन 7(1)(a) एंड देन सेक्शन 7(2), ऐसा है. 7(3) भी है लेकिन हमने उसको लिखा ही नहीं है आपके बुक में. 7(1) में हमने फर्दर 4 डिवीजन किए इफ यू रिमेंबर. सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(AA), सेक्शन 7(1)(b) एंड सेक्शन 7(1)(c). तो AA, B एंड C. ए में क्या इंपॉर्टेंट था? तो सर ए में कुछ ऐसा ज्यादा तो नहीं, ठीक है. उन्होंने लिखा था सप्लाई इंक्लूड्स. क्या सप्लाई इंक्लूड्स? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, ठीक है ना, ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, ठीक है ना. और क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने? सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था. मेड और अग्री टू बी मेड, ठीक है ना, मेड और अग्री टू बी मेड. फिर उन्होंने बोला था बाय ए पर्सन होना चाहिए. यस सर. फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हमने बोला ये सब जाने दे, तो डेफिनेशन की बात हो गई है, तो जिनकी परीक्षा है उनको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो उनके लिए याद करा रहे हैं. लेकिन जिनको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है उनके लिए तो इतना ही आप याद करना है कि जहां बिजनेस है और जहां कंसिडरेशन, ये दोनों चीजें जहां पे आती है वो चीज को, उस एक्टिविटी को हम सप्लाई बोलते हैं. सप्लाई बोलते हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? GST लगाएंगे, ठीक है. फिर 7(1)(a) में 7 सबसेक्शन 1(a) में हमने पढ़ा कि सर कोई एसोसिएशंस होते हैं ना, एसोसिएशंस होते हैं बहुत सारे, और वो अपने मेंबर को क्या करते हैं? सर्विस या गुड सप्लाई करते हैं, सर्विस या गुड सप्लाई करते हैं, और उनसे कंसिडरेशन भी लेते हैं. यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सर यहाँ पे भी क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी है. तो कंसिडरेशन यहाँ पे भी जरूरी था, कंसिडरेशन यहाँ पे भी जरूरी था. तो मैंने अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड किया. कर एलिट गुरुकुल का भी आप लोगों ने एम्प्लॉय एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन बना दिया, और फिर आप अपने लिए पैसे जमा करते हो, अपने लिए कुछ इवेंट करते हो, तो उसमें अलग से कोई अगर कंसिडरेशन अगर आपने नहीं चार्ज किया, क्या नहीं किया, अलग से कोई कंसिडरेशन में फ्री में किया, मतलब ठीक है साथ में आके कुछ तो आप एक्टिविटी करते हो जाता है, पैसे नहीं चार्ज करते आप. लेकिन अगर आपने पैसे चार्ज करना चालू किया और बॉडी फॉर्म हो गई, इंडिविजुअल नहीं हुआ, आपने क्या किया? एक बॉडी फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह आपने फॉर्म किया, तो आपको और अपने मेंबर को अलग अलग माना जाएगा और उस कंसिडरेशन के ऊपर GST लगता है. कहां कहां पे एग्जम्पशंस है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सप्लाई क्रिएट करके रखा हुआ है. सर 7(1)(b) में क्या था? 7(1)(b) में सिंपल था सर. क्या था? 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस था
फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट, तो बिजनेस के लिए क्या बोला था, वेदर और नॉट, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस हो या बिजनेस नहीं हो। तो यहां पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कंसिडरेशन। तो हमने बोला था सर यहां पे क्या लगेगा, तो यहां पे IGST लगेगा, वो भी RCM पे लगेगा। और क्योंकि बिजनेस में होगा, बिजनेस का होगा तो ITC लेंगे, बिजनेस का नहीं होगा तो ITC नहीं लेंगे। ये आगे की भी बातें मैंने आपको बता दी। सर 7(1)(c) में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन था। तो AA और B में आप कंपेयर करो ना, उसमें सब जगह पे कंसिडरेशन होना जरूरी था। मतलब मैं अगर आगे जाके एक बात ये बोलूं कि बिजनेस और कंसिडरेशन में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कंसिडरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन होगा तो GST लगता ही है, आप याद रखो इतनी बात। कोई भी एक्टिविटी करो जिसके लिए आप क्या चार्ज करो, कंसिडरेशन चार्ज करो, तो GST लगेगा। लेकिन ऐसे 4 एक्टिविटी गवर्नमेंट ने बताए जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा, पैसे नहीं भी इन्वॉल्व होंगे, तभी भी GST लगेगा। और इसको ही हम डीम्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सप्लाई नहीं है। नॉर्मल सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन होता है, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो उन्होंने बोला देखो देखो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो शेड्यूल 1 उन्होंने बनाया, जहां पे उन्होंने 4 बातें लिखी थी। कल मैंने आपको हिंट दिया था, शेड्यूल 1 में परी करके अगर आप याद रखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन परी का स्पेलिंग ऐसा लिखोगे, परी लिखोगे तो फिर वो सीक्वेंस में नहीं जाएगा। अगर आपको सीक्वेंस में याद रखना है तो सर सीक्वेंस में किसको याद रखना है, जो एग्जाम दे रहे भाई, सीए के एग्जाम छोड़ के बाकी किसी एग्जाम में सीक्वेंस क्या, तुमको शेड्यूल 1 भी लिख दिया ना तो बहुत वो एग्जाम में आपके घर पे आके आपको ढूंढ ना ले, ठीक है ना, कि इसको इतना कैसे पता, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, फिर शेड्यूल, ठीक है ना। वो सीए के बच्चे होते हैं जो पैरा वाइज लिखते हैं, ठीक है ना, वो पैरा भी डिफाइन करके चलते हैं कि ये पैरा में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन लोग पैरा वाइज अपने को याद है तो लिखते हैं। तो यहाँ पे पैरा 1 क्या था, पैरा 1 था कि बाबा सप्लाई क्या था यहाँ पे कि सप्लाई इंक्लूड्स परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एसेट का जब भी आप ट्रांसफर करोगे, डिस्पोजल करोगे, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, जिसके ऊपर आपने क्या लिया होगा, ITC। तो यहाँ पे ITC की चोरी को रोका जा रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेस में एसेट लेते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं, और वो कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं। सर कंसिडरेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो भैया, कंसिडरेशन अगर रिकॉर्ड हो गया तो फिर C तक जाओगे क्या आप, तो 7(1)(a) में ही टैक्स हो जाएगा ना। इस C में आने की जरूरत क्या थी, क्योंकि आपने कंसिडरेशन दिखाया नहीं। मैं नहीं बता रहा हूं होता नहीं है, लोग दिखाते नहीं है, ठीक है ना। पैरा टू सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी के साथ चोरी होती है, कैसे होती है, एक एंटिटी बनती है, वो सारा ITC अपने पास लेती है, अपने रिलेटेड पार्टीज को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और वो रिलेटेड पार्टी मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो एंटिटी है ये विथ GST वाला सेल करती है। ये जो रिलेटेड पार्टीज है वो विदाउट, मतलब घरी के घर में हम एंटिटीज बना के रखते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो ये चोरी को रोकने के लिए क्या करना पड़ा हमें, हमने बोला कि रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर सप्लाई हुआ विदाउट कंसिडरेशन तभी भी GST लगेगा। सर विद कंसिडरेशन हुआ तो, ये भाई विद कंसिडरेशन हुआ तो यहाँ 7(1)(c) तक आओगे क्या, कहां जाओगे, 7(1)(a) में ही रहोगे ना। कंसिडरेशन लो और 7(1)(a) में ही टैक्स भरो। वो तो बिना और कंसिडरेशन लिया तो टैक्स भर ही दिया ना आपने, सेल बुक किया ना आपने, सेल बुक किया उसके ऊपर GST भर दिया आपने। सर वो जेन्युइन प्राइस पे नहीं होगा तो उसका टेंशन मत लो, आगे वैल्यूएशंस के रूल है वहां पे आपको समझ में आएगा, वो जेन्युइन प्राइस पे ही कंप्यूट होता है। रिलेटेड पार्टी के साथ जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, गवर्नमेंट अल्ट्रा एक्टिव होकर वो चेक करता है कि वो प्रॉपर प्राइसिंग किया है या नहीं किया है। फिर इसके बाद मैंने बताया था एक डिस्टिंक्ट पर्सन करके भी कुछ होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब 2 अलग अलग लोग मानने पड़ेंगे, वैसे लीगली वो अलग नहीं होते, मानने पड़ेंगे। सर डिस्टिंक्ट पर्सन कब मानते हैं, जब ब्रांचेस अलग होती है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही अलग होता है, और जब रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है तो क्या माना जाता है, ये वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। सर विद इन द स्टेट भी सेम एंटिटी का 2 अलग अलग नंबर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ऑप्शनल है, लोग लेते हैं कभी कभी अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए। तो जैसे ही आपने सेपरेट GST नंबर ले लिया, एंटिटी भले लीगल एंटिटी भले सेम है, PN राज एंड एसोसिएट्स LLP लीगल एंटिटी सेम है, लेकिन गुजरात का ऑफिस और महाराष्ट्र का ऑफिस और महाराष्ट्र का ऑफिस और कर्नाटक का ऑफिस GST की नजरों में अलग अलग है। सर ये क्यों किया गया था, ताकि जिस कंपनी जिस ब्रांच ने परचेस किया वहां पे ITC होता है, दूसरी ब्रांच को आप ट्रांसफर करते हो, वो ब्रांच सेल करने वाली है तो उसको लाइबिलिटी आने वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइबिलिटी एक ब्रांच का और ITC अलग ब्रांच के पास। ये बैलेंस करने के लिए उन्होंने बोला जिसने परचेस किया था और बाद में ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, वहां पे सेल का बिल मार दो तो यहाँ का ITC वहां ट्रांसफर हो जाए। कर्नाटका से सेल करने वाले हो, महाराष्ट्र में परचेस किया था तो महाराष्ट्र से कर्नाटका में जब बुट जाएंगे
तो महाराष्ट्र से कर्नाटका में बिल के साथ जाना चाहिए, भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो, ठीक है। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में, और डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 25 में लिखा गया। तो ये आगे के 2 सेक्शन भी आपके कवर हो गए। सर पैरा 3 में क्या लिखा गया है? पैरा 3 में क्या लिखा गया है? एजेंट टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट, जहां पे एजेंट क्या करता है मार्केट में खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, वो भी मैंने बताया था। और अभी कल हमने खत्म किया वो था पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये तो था ही ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन, तभी तो यहां पे आया है। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, तो रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, आरपी पार्टी होना चाहिए। देन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो भैया बिजनेस होगा तो ये जीएसटी लगेगा, ऐसा हमने बात किया था। यहां तक क्लियर है? देखो कितना आसान है, पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा, बोलने के लिए 5 मिनट लगता है, तो अगर आप ताकत लगा के पढ़ोगे तो हो जाएगा। आगे चलूं, कल का वाला, कल हमने क्या पढ़ा, फिर सेक्शन 7(1) ए भी पढ़ा था। सेक्शन 7(1) में मैंने बोला था आइदर का लैंग्वेज यूज करना है आपको, आइदर इधर जो भी है। आइदर क्या हमने ढूंढ रहा है यहाँ पे, सोग और सोस, ठीक है ना, सोग है कि सोस है, तो क्या सोग होता है क्या सोस होता है? सर टाइटल ट्रांसफर करोगे तो सोग होगा, टाइटल ट्रांसफर नहीं करोगे खाली यूसेज ट्रांसफर करोगे तो सोस होगा। सर टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे तो सोग है, समझ में आ रहा है? मैंने आपको गुड्स दिया लेकिन आपने उसके ऊपर जॉब वर्क किया है तो सोस है। मैंने रेस्टोरेंट आपको सर्विस दी, जहां पे फूड भी दिया और सर्विस भी दी, सर सर्विस है। लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन का आपके लिए काम किया, सर सर्विस है। मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, डेवलप किया, इंप्लीमेंट किया, इनहांस किया, तो सर्विस है। तो सर क्या सर्विस है क्या गुड्स है वो आपने पढ़ लिया, वो नहीं भी पढ़ते तभी भी आप, मैं अगर आपको उस सिचुएशन तक लेके जाता तो आप जो बोलते ना 99.99% आंसर सही आता। खाली हमने यहाँ पे एक पैरा 5B के ऊपर जरा ताकत देने मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर यहाँ का। अच्छा ये कौन से शेड्यूल में लिखा गया? ये सब कुछ शेड्यूल 2 में लिखा गया था। और शेड्यूल 2 का मैंने आपको एक पैरा याद रखने बोला है, पैरा 5B, वो सीसी के ऊपर था, ठीक है ना, कि अगर आपने बिल्डर ने बिल्डिंग बेची सीसी आने के पहले, जो कंसिडरेशन उसने सीसी आने के पहले लिया, पार्ट कंसिडरेशन भी, तभी भी उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगता है। सीसी के पहले टैक्स लग जाता है। मुझे खाली इतना बताना था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़ा कंफ्यूजन चलता है, इसलिए आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कभी फ्लैट के ऊपर जीएसटी भरना है और कभी नहीं भरना है। नहीं तो आप मुंबई वगैरह में जाओगे तो ऐसे बिल्डर लोग बोर्ड लगाते हैं, नो जीएसटी, नो स्टैंप ड्यूटी। हाँ, नो स्टैंप ड्यूटी तो समझ में आता है, वो बिल्डर भर के देगा स्टैंप ड्यूटी। नो जीएसटी क्या, उस जीएसटी वाले उसके मतलब सगे समझी है क्या कि बाकी बिल्डर के ऊपर जीएसटी लग रहा है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है? तो ऐसे कैसे होगा कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता? उस बिल्डिंग का क्या आया होगा? सीसी आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो वो सेल आपको तभी करेगा जब सीसी आएगा। आपसे कुछ नॉमिनल अमाउंट बुकिंग ले लेगा अनऑफिशियली, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ जो प्लानिंग किया जाता है। तो यस, आप समझो सीसी के पहले अगर आपने फ्लैट बेचा तो आपको जीएसटी लगेगा, सीसी के बाद अगर आपने फ्लैट बेचा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सोग और सोस की बात की, यहां तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? 7(2) में हमने 2 सेक्शंस पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर ना, 7(2) में 2 सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 7(2)A एंड सेक्शन 7(2)B, ठीक है ना। 7(2)A में रेफर किया गया शेड्यूल 3, ये 3rd शेड्यूल था, ठीक है ना। और यहां पे बोला गया था कि भैया यहां पे ना गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन इशू करेगा। क्या इशू करेगा? नोटिफिकेशन इशू करके कुछ सर्विसेज को बोलेगा टैक्सेबल नहीं है, और वो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एलए लोकल अथॉरिटी। और उसके मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। अगर पंचायत है, पंचायत ऐसे काम करती है, कैसे? ऐसे। ऐसे कौन से? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कहां पे लिखे गए हैं? आर्टिकल 243G में लिखे गए, आर्टिकल 243G। अब पंचायत क्या क्या करती है देख लो ना, आज आंखें खुली रखो, दिखेगा पंचायत क्या क्या करती है। सॉरी, पंचायत 2-4 ही काम करती है आपकी, लेकिन पंचायत स्टैंडर्ड लेवल पे पता है आपने, हमने गए थे आर्टिकल 243G में गए थे, वहां पे लिखा था जो 11th शेड्यूल में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो लिखा है, तो देखा था आपने क्या क्या, सैनिटाइजेशन, फॉरेस्ट मेंटेन करना, ये करना, वो करना ना, वो सारे काम। मतलब गवर्नमेंट एजेंसी जो काम करती है, जो उनको करनी चाहिए, उसके बदले में हमसे वो मेंटेनेंस लेती है, उसके ऊपर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। वैसे ही म्युनिसिपैलिटी का होता है। तो म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल खाली अलग है, काम मोटा मोटी वही है। क्या आर्टिकल है इसका? आर्टिकल 243
W, ठीक है ना। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज करेगी उसके बदले में कंसिडरेशन मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये पंचायत और ये क्लियर है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे बताया था, सेल ऑफ लाइसेंस, ठीक है ना, सेल ऑफ लाइसेंस। किसका सेल ऑफ लाइसेंस, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जो लाइसेंस बेचा जाता है उसका बहुत ज्यादा प्राइसिंग होता है, और उसका मैंने लॉजिक भी आपको बताया था, गवर्नमेंट ने इसको क्यों एग्जाम किया। जो लीगल ट्रेडर है उसको उसका आईटीसी ही नहीं मिलता, क्योंकि वो जीएसटी लॉ में उसका कोई सेल, दारू जीएसटी में है नहीं ना, तो उस लॉजिक की वजह से उसको हैरासमेंट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो लाइसेंस बहुत महंगा है, ऊपर से उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे, वो भरने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन फिर उसका क्या डिमांड करता हो, आईटी से दो, लेकिन उसको आईटी से तो मिलना है नहीं, क्योंकि वो जीएसटी में दारू वाला रजिस्टर्ड ही नहीं होता जीएसटी में। क्लियर है। तो ये हो गया 7(2)B, नोटिफिकेशन के थ्रू आया था। 7(2)A में शेड्यूल 3 था। किसी को याद है, मैंने कुछ शॉर्टकट आपको बोला था, याद रखो करके। एक वर्ड मैंने ऐसे, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, काफ मतलब समझता है ना, छोटा बच्चा, बछड़ा को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। ई काफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक काफ, ठीक है ना, क्या पता। तो ई काफ का स्पेलिंग क्या हमने बोला था, ECCALF। इतने एक्टिविटी आपको याद रखने थे। तो ई में क्या आता था, सप्लाई बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके काम करोगे, कंसिडरेशन लोगे तो जीएसटी लग जाएगा। फिर हमने बोला था सी मतलब सर कोर्ट फी, या जो ट्राइब्यूनल फी होती है ना, जो कोर्ट केस रजिस्टर करने के टाइम पे फी चार्ज करता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। यहां पे था कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन होते हैं, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, तो लोकल अथॉरिटी तक वो आए थे। फिर वो डायरेक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है, सीबीआई, सीआईडी वगैरह ऐसे अलग अलग होता है, उसके क्या जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो एग्जम्प्ट है। फिर वो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, वो सारे लोगों की सर्विसेज को उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो, उनको उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। ये क्या था, ये बोलता है दुनिया के सारे एक्शनेबल क्लेम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन फिर एक्सेप्ट मैंने मेनली बोला था बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, इसमें ऑनलाइन वाला भी आ गया था, ऑनलाइन गेमिंग भी आ गया था, हॉर्स रेसिंग भी आ गया है, समझ रहे हैं ना, कसिनो भी आया था, गोवा वाला भी आया था, ठीक है ना। तो ये 2-3 अमेंडमेंट आए, बाकी आपको मतलब है मोटा मोटी बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वो हुआ था। एल क्या था, तो एल था लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसलिए मैंने बताया था कि हमने 3 बार लैंड परचेस की, लेकिन तीनों बार हमने टैक्स, तो थैंक्स टू शेड्यूल 3 कि हमारे लैंड के ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगा। सर बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं लगता, नहीं बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं लगता, लेकिन फिर वो बोलते हैं एक्सेप्ट पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, मतलब शेड्यूल 2 में अगर होगा तो लगेगा। मतलब क्या, बिफोर सीसी अगर लिया तो लगेगा, आफ्टर सीसी अगर आपने घर लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। और एफ बोले तो लास्ट, फाइनल डेस्टिनेशन, फ्यूनरल, बरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी और ट्रांसपोर्टेशन। तो 5 सर्विसेज है इसमें। किसका, डिसीज का, डिसीज मतलब मरने के बाद, ठीक है ना, मरने के बाद ये 5 सर्विसेज मिलती है इंसान को आइडियली, पांचों के ऊपर टैक्स नहीं है। कितना आसान है सेक्शन 7, इतना ही तो है। अभी क्या है भगवान जाने, ठीक है ना। तो अगले दिवाली वगैरह में रंगोली निकालने के लिए याद रखो ऐसा कुछ निकालना है, सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और रंगोली भी अच्छी आएगी। तो सेक्शन 7 याद हो जाएगा। याद करने का मैंने आपको तरीका बताया, याद ऐसे किया जाता है। 100 पेज का सिलेबस है ये, एक पेज में याद हो सकता है, मेहनत करोगे तो। मुझे याद हुआ ना, मुझे कैसे याद हुआ रहेगा, मैं सोचता हूं इसके बारे में, बोलता हूं इसके बारे में, लिखता हूं इसके बारे में, तो आपको भी कैसे याद होगा, ये सोचना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100%। कल साइली भी बता रही थी सर मेरा लॉ इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने लॉ का पढ़ाई लिख के किया था, और टैक्स इसलिए वीक है क्योंकि टैक्स लिखा नहीं था। तो अगर ये आपको समझ, ये 90% लोगों का है। जब तक कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं हो, मतलब आप अगर कोई सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट को लिखना चालू करो। पहले देख देख के लिखो जब तक याद नहीं होता तब तक, और जब याद होना चालू हो जाएगा तो बिना देखे लिखो। फिर कुछ मिस आउट होता है तो जाके गैप निकालो, लेकिन दिमाग को प्रेशराइज तो करो।
ऐसे पेज खोल के रिवाइज करना बहुत आसान होता है क्योंकि वो तो सामने ही होता है ना। बिना सामने कुछ हुए ब्लैंक पेज पे जब लिखना चालू हो जाओगे तो ब्रेन उस जो मेमोरी स्टोर करके रखा है ब्रेन ने, वो मेमोरी में जाके वो फाइल विड्रॉ करता है। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो मेमोरी के एक्सेस लेन ही आपका वो थोड़ा रास्ता थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। तो बार बार अगर उस रास्ते से जाते आते रहोगे तो वो रास्ता ओपन अप हो जाएगा। तो ट्राई टू ऑलवेज हैव अ ब्लैंक पेज इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट राइटिंग। कितना 5-10 मिनट लगता है, इट्स ओके ना यार। कोई लॉ अगर आप याद कर रहे हो, मैं खाली इसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कोई भी सिलेबस की बात कर रहा हूं। द मोमेंट यू आर रीडिंग समथिंग न्यू, स्टार्टिंग में कितना डिफिकल्ट लग रहा था ये, आप लोग जब यहां पे बैठना चालू किए थे आपको कितना रेजिस्टेंस था आप में कि नहीं होगा। आपको सेक्शन ही याद नहीं है साहब, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, उसके शेड्यूल का पैरा के अंदर क्या लैंग्वेज लिखा है वो भी याद है। तो कहां तुम लोग डम्ब हो? अगर मैंने जितना अभी रिवाइज किया उसका 50% भी अगर आप लोगों को आता है, 50 तो आता है मान लो, प्लीज कैन वी सेटल एट 50 एटलीस्ट। 50 भी अगर याद आया मतलब आपको याद आ जाएगा। सर 100% याद नहीं आता, अरे बेटा 10-15 बार रिवाइज तो कर। जिंदगी में कोई पहली चीज पढ़ रहा है तो 10-15 बार तो रिवाइज करना बनता है ना, ठीक है। तो ये अपना पूरा सेक्शन 7 है, ये कोर है जीएसटी के लेवी का, ठीक है ना। सेक्शन 7(1), 1A एंड 2 का 2A 2B, ठीक है।